नमस्कार। एक अनुभव हमेशा आता है। मरीज कहता है कि डॉक्टर ने उसे कहा है कि थोड़ा सा भी घी मत खाना, नहीं तो हृदय रोग की संभावना बढ़ जाएगी, मधुमेह हो जाएगा, आदि आदि। ये बहुत आश्चर्य की बात है कि इतना परिष्कृत विज्ञान इस घी के खिलाफ हो, क्योंकि अगर हम अपनी पिछली पीढ़ी से पूछे तो पीढ़ी दूध और घी पर जीती थी। दूध और घी की महिमा उस घर की महिमा मानी जाती थी। भारतीय संस्कृति में विवाह एक बहुत ही पवित्र संस्कार है और इसके लिए जिस घर से संबंध किया जाता था वह घर जिनमें लड़की जा रही है, अगर हम उसके बारे में सोचे तो उनकी महिमा इस बात में देखी जाती थी कि उस घर में कितने पशु हैं, यानी कितना दूध आदि मिल सकता है। कारण यह है कि सवाल नहीं है कि लड़की को कितना काम करना होगा, क्या बंगला है, क्या कार है, लेकिन क्या लड़की को अपने घर में दूध और दूध से बने पदार्थ मिल सकते हैं, और यदि मिल सकते हैं तो लड़की को वही देना बेहतर माना जाता था। जिस घर में कन्या का दान किया जाता था उस घर में पशुओं की संख्या पर विचार किया जाता था। इसलिए यदि आपको काम भी करना पड़े तो यह पता लगाने की एक तरीका था कि वहाँ दूध और दूध से बने उत्पाद उपलब्ध है या नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि संस्कृति ने भारतीय दर्शन द्वारा उठाए गए इन सभी प्रश्नों का उपयोग करने, इन सभी चीज़ों का अस्तित्व और जीवन शैली में लाया। यदि हम भारतीय संस्कृति के बारे में सोचें तो हमें महसूस होगा कि एक राजा की महिमा इस बात पर निर्भर करती थी कि वो कितना गोदान कर सकता है, यानी जिस राजा के पास जितनी गायें होती थी उसे उस राजा की महिमा माना जाता था और फिर वो ऋषियों को गाय दान करता था। अब गायों का दान करने का मतलब है कि उस स्थान पर दूध और दूध से बने घी तक बनने वाले उत्पाद कितनी मात्रा में पैदा होंगे। घी न खाने के बारे में आज के विचार पर विचार करें तो हालांकि यह तर्क सतह पर सही लगता है, यह निश्चित रूप से सही नहीं है और घी का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। आज ये कहना सही नहीं है कि उन उत्पादनों के लिए उपयोगी नहीं। हमें इस पर समग्रता से विचार करने के बाद सोचने की जरूरत है। हमारे पूर्वजों ने बचपन से ही इस घी का सेवन किया और जीवित रहे। उनमें से किसी को भी 40 वर्ष की आयु में दिल का दौरा या मधुमेह नहीं हुआ। ये प्रयोग सिर्फ चूहों और मेंढकों पर नहीं बल्कि असली इंसानों पर भी किया गया। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। ऐसे में इस घी के बारे में इतना नकारात्मक ज्ञान पैदा होना दुर्भाग्यपूर्ण है और इसलिए इस घी के बारे में जानना जरूरी है। भारतीय दर्शन आयुर्वेद में घी को बहुत महत्व दिया गया है। घी के बारे में बड़ा सवाल यह है कि यह ज्ञान या विज्ञान कहाँ से और कैसे आया। समान गुणों वाले पदार्थों का वर्गीकृत करते समय उनके एक ही गुण के आधार पर, उसकी समानता के आधार पर उनका मूल्यांकन करना कुछ हद तक तार्किक रूप से सही लगता है, लेकिन यह पूर्ण सत्य नहीं है। यदि इन वसायुक्त पदार्थों को वसा कहा जाता है तो इसमें तेल और घी दोनों शामिल है, लेकिन भारतीय दर्शन या आयुर्वेद के अनुसार शरीर पर घी का प्रभाव ठंडा होता है, जबकि आयुर्वेद के अनुसार तेल का प्रभाव गर्म होता है। ऐसा ही देखा जाता है। ऐसे में यह कहना पूर्ण कथन जैसा नहीं लगता कि ये दोनों पदार्थ एक ही है। इस बारे में आगे सोचते समय हमें कुछ बातों ध्यान में रखनी चाहिए। घी का अंग्रेजी में क्या कहते हैं, यह एक प्रश्न है। शब्दकोश में घी को घी कहा जाता है और ये शब्द
मूल रूप से अंग्रेजी नहीं है, बल्कि हिंदी से अंग्रेजी शब्दकोश में आया है। इसका दूसरा अर्थ यह है कि घी नामक पदार्थ भारत के अलावा किसी अन्य देश में कभी नहीं बनाया। इतिहास में इसका कोई उल्लेख नहीं है, यह एक तथ्य है। और फिर ऐसी चीज़ें हैं जिसे उन्होंने कभी नहीं बनाया। किसी पदार्थ के बारे में यह बयान देना आश्चर्यजनक लगता है कि शायद उन्हें घी बनाने की प्रक्रिया भी नहीं पता। उसके अच्छे या बुरे के बारे में बात करना। इसके विपरीत भारतीय दर्शन आयुर्वेद में घी के गुणों का वर्णन लिखित रूप में सिर्फ इस 100 साल में नहीं, बल्कि लगभग 3000 साल पहले से मिलता है। अगर हम पौराणिक इतिहास पर नज़र डालें तो उसमें भी घी के महत्व पर कश डाला गया है। ऐसे में घी को खराब कहना या ये कहना कि ये भोजन के रूप में अच्छा नहीं है, या ये कहना कि स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, केवल खुद को धोखा देना है। अब मैं आपका ध्यान एक अलग हिस्से की ओर दिलाना चाहता हूँ। जब कहा जाता है कि तेल और बिल्कुल नहीं खाए, उससे हृदय रोग की संभावना बढ़ जाती है। अगर हम इस पर विचार करें तो हम एहसास होगा कि पश्चिमी लोगों ने कई बार ब्रेड और बटर शब्दों का उल्लेख किया है। बटर का मतलब है मक्खन, यानी यह घी से पहले की अवस्था है। लेकिन मक्खन लंबे समय तक नहीं रहता, लेकिन घी मक्खन से बनी एक अवस्था है, यह लंबे समय तक रहती है। इसका दूसरा मतलब यह है कि उन्होंने कहा कि तेल और घी मत खाना, पर उन्होंने ये नहीं कहा कि मक्खन मत खाना, फिर वो भी चर्बी में ही चले जाते हैं। अगर उन्हें कहा होता कि मक्खन मत खाना तो स्थिति कुछ और होती। और फिर ठंडे मौसम में रहने वाले लोग मक्खन के बिना अपनी रोटी नहीं खाते, यानी उनका जो चर्बी की जरूरत होती है वो उन्हें मक्खन के रूप में मिल जाती है। लेकिन हम सिर्फ रोटी खाते हैं, नहीं मक्खन, ना घी, ना तेल। यानी शरीर को जिस चर्बी की या स्निग्ध गुण की जरूरत होती है वो उसमें से नष्ट हो जाती है, और फिर जो सूखापन पैदा होगा वो सूखापन ही होगा। जो भी होगा चर्बी की कमी से वजह से हो या शरीर को किसी न किसी तरह की विकृति करने के लिए मजबूर करेगा। संक्षेप में कहे तो शरीर को चिकनाई के रूप में वसा या स्निग्ध की बहुत आवश्यकता है, और अगर गुणवत्ता नहीं मिलती है तो उसका दुष्प्रभाव शरीर पर अवश्य पड़ेगा। यहाँ वह वसा की गुणवत्ता मक्खन से ली गई है। हमारे अंदर जो वसा की गुणवत्ता है, जो घी में है, वो तेल में है, उसे निकाल दिया गया। ये सोचने वाली बात है, और उसकी वजह से ही हमारे पिछले लोगों को भी 40 की उम्र में मधुमेह नहीं हुआ, या 40 की उम्र में हृदय रोग नहीं हुआ। चलिए अगले भाग में कुछ और उपयोगी जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।